नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 की इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के भैया हितानंद अग्रवाल जी उपस्थित है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भैया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महादेव सट्टा ऐप किंग सौरभ और रवि ने दुबई में पंडित प्रदीप मिश्रा से सुना शिव पुराण। पंडवानी को देश दुनिया में पहुंचाने वाली लोक गायिका का दर्द। मैं तीजन बाई पद्म विभूषण 2 साल से लकवाग्रस्त, अब 78 साल की 8 माह से पेंशन नहीं मिली। क्या लगता है, ये महादेव सट्टा ऐप विधानसभा चुनाव के समय काफ़ी चर्चित रहा, उसके बाद फिर उसे बंद किया गया, लेकिन अभी भी जो इसके मुख्य जो किरदार में सौरभ और रवि दुबई में कथा सुन रहे हैं, क्या लगता है कब तक शिकंजा कसा जाएगा? सरकार शिकंजा पूरा कस रही है उमेश भैया जी। और महादेव सट्टा ऐप यानी जितने भी घोटाला हैं, जितने भी और भ्रष्टाचार करप्शन हुए हैं कांग्रेस के समय में, अब धीरे धीरे परत दर परत खुलते जा रही है। जी। चूँकि अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और भय भ्रष्ट और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, और इन्होंने कहा है कि जितने भी घोटाले हुए हैं जी, वो सबकी और लगातार छानबीन हो रही है जी। अभी महादेव सट्टा ऐप का जो भिलाई में और एक बड़ा स्कैंडल सामने आया, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, छानबीन भी चल रहा है, और जिसको लेके अभी भले वो और दुबई में जाके और लोग दिखावा करें कि वो कथा में बैठें, और लेकिन वो सौरभ और रवि या अन्य जो भी उनके साथी हैं सरगना के, वो बच नहीं सकते हैं। यहाँ से सरकार और पुलिस विभाग और अन्य विभागों के द्वारा लगातार और जहाँ जहाँ इनके तार जुड़े हुए हैं वहाँ संपर्क किया जा रहा है। दुबई से भी जल्दी इनको पकड़ के लाएगी सरकार, ऐसी पूरी और उम्मीद है। ये बोलते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये उसी प्रकार का एक कथा है कि भाई आप इतने भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इतने लोगों की बददुआएं ली हैं, और उसके बाद आप जाके और आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की और कथा में बैठ रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये भगवान के शरण में जाके भी या इतना पाप करने के बाद ये बच पाएंगे। बिल्कुल। क्या लगता है उस समय जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस समय कहा गया कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि पूर्व सीएम को 540 करोड़ रुपए अलग अलग माध्यमों से दिया गया। उस एफआईआर में उनका नाम भी है। क्या लगता है कब तक होगी पूरी जांच, और जो अपराधी है उनके ऊपर कार्रवाई कब तक होगी? बिल्कुल, इसमें तो जितने भी गवाह थे उन्होंने खुद ही अपने बयान में स्पष्ट किया है कि 540 करोड़ से अधिक की राशि और सीएम हाउस में उन्होंने दिया है। तो निश्चित ही, और उस एफआईआर में उनका नाम भी है और क्लियर है कि पूर्व मुख्यमंत्री इस महादेव सट्टा ऐप में शामिल है, तो वो बच नहीं सकते। बिल्कुल। पंडवानी को देश दुनिया में पहुंचाने वाली लोक गायिका का दर्द। मैं तीजन बाई पद्म विभूषण 2 साल से लकवाग्रस्त, अब 78 साल की 8 माह से पेंशन नहीं मिली। इलाज के लिए 78,000 मांगे थे, वे भी नहीं मिले। बड़ा दुखदायी खबर है भैया। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जो पद्म विभूषण, जैसे तीजन बाई पद्म विभूषण मिला उनको? बिल्कुल, इन्होंने भैया आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, छत्तीसगढ़ का मान पूरे देश में, पूरे विश्व में और इन्होंने पहुंचाया है। आज हमारी जो लोक कलाएं हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, उसको लोक गीत को इन्होंने गा के और पंडवानी जैसी एक विलुप्त होती जाती हुई और लोक गीत को इन्होंने पहचान दिलाई। पद्म विभूषण प्राप्त हैं, और अभी इनके और जब वृद्ध समय है 78 वर्ष की आयु में, तो निश्चित ही सरकार को, प्रशासन को और इसमें मदद करनी चाहिए, और निश्चित ही मदद मिल भी रही होगी। और चूंकि पूर्व में मैं बताया 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने किसी की सुध नहीं ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित ही इस समाचार पे, भले हो सकता है कि तीजन बाई दीदी ने उनसे संपर्क नहीं किया होगा सरकार से, लेकिन इस समाचार के माध्यम से और सरकार निश्चित ही उनसे संपर्क करेगी और जितनी भी उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है कराएंगी, और कराना भी चाहिए। बिल्कुल। कैबिनेट के फैसले, किसानों को राहत। ऑटो एक्सपो वाहन खरीदी पर रोड टैक्स आधा लगेगा। पुलिस भर्ती में एसटी को छूट। कद 163, सीना 78 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ में 21 दिसंबर तक निकाय व पंचायत की आचार संहिता के संकेत। जनवरी फरवरी में चुनाव संभव। 5 से 6 चरणों में होंगे मतदान। क्या लगता है कोरबा में कैसी है तैयारी? पिछली बार पिछड़ा वर्ग आया था, उसके पहले सामान्य वर्ग आया था। क्या माना जाए कि अब की बार फिर सामान्य वर्ग आएगा, सामान्य लोगों को मिलेगा, हक मिलेगा? अभी सरकार ने सर्वे कराया है, ओबीसी का सर्वे कराया है, सर्वे के आधार पे और उनको तय करना है। लॉटरी की सिस्टम भी रहती है 14 नगर निगम है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, और
चूंकि अभी वर्तमान में पिछड़ा था जी तो उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि इस बार जी संभवतः सामान्य आना चाहिए, जी। जो जानकार लोगों का कहना है। जी जी तो बाकी तो ये सरकार और नगरीय निकाय मंत्रालय, जी। उनके संचालनालय बिल्कुल। के द्वारा फैसला लेना है। जी जो भी और तय होगा, चाहे जी। सामान्य होगा, चाहे पिछड़ा होगा, चाहे जो भी बिल्कुल। आएगा आरक्षण में, जी। और कैंडिडेट को जिताना है। और अब चूंकि कोरबा की जनता ये मन बना चुकी है, जी 5 साल लगातार कांग्रेस का यहाँ पे उन्होंने भ्रष्टाचार वाला चरित्र देख चुका है, जी। उन्होंने कुछ भी विकास कार्य नहीं किया, ये चरित्र देख बिल्कुल। चुका है। उन्होंने किस प्रकार से रोडों को उखड़ते हुए देखा है, कोरबा की जनता ने किस प्रकार से बिल्डिंगों को, चाहे वो सोनालिया के पास मल्टी लेवल पार्किंग बिल्कुल। हो, चाहे विभिन्न प्रकार के छात्रावास हो, ऑडिटोरियम हो, सब खंडहर बना के इन्होंने कांग्रेसी लोगों ने छोड़ दिया केवल भ्रष्टाचार के लिए। तो अब आरक्षण, कोई भी आरक्षण हो, जी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, जी। लेकिन ये तय मान के चल रही है कोरबा की जनता और कोरबा के जानकार लोग जी। कि यहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा, ये निश्चित है। बिल्कुल। क्या लगता है कि 10 वर्षों में लेकिन जो निगम है उसमें कांग्रेस के ही महापौर बैठे हुए हैं, क्या लगता है अब की बार भाजपा की कैसी है तैयारी, और 10 वर्षों में कोरबा नगर निगम क्या स्थिति में है? 10 वर्ष में कोरबा नगर निगम 10 पायदान पीछे सरक चुका है। जी आज हमारे कोरबा में आप देखेंगे, आज पेपर में भी जी, जी, जी। था, 700 करोड़ से अधिक की राशि डीएमएफ से मिलती है। बिल्कुल। सीएसआर से हमें कई करोड़ों, बिल्कुल। सैकड़ों करोड़ रुपए मिलता है। जी। अधोसंरचना से, 14 फाइनेंस, 15 बिल्कुल। फाइनेंस से, यहाँ संपत्ति कर से। बिल्कुल। आज कोरबा नगर निगम पूरे 14 नगर निगम में, पूरे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले जितने भी नगर निगम, नगर निकाय है, सबसे ज्यादा और धनाढ्य और जी। अपने दम पे और सामर्थ्यवान नगर निगम बिल्कुल। कोरबा नगर निगम है, बिल्कुल। जिसका बजट हम लोग पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं, 800-900 करोड़ रुपए का जी। जहाँ का बजट है। बिल्कुल। उस बजट में आज कोरबा को हम छत्तीसगढ़ के नंबर 1 सिटी बिल्कुल। बना सकते थे, बिल्कुल। लेकिन पिछले 10 वर्षों में 5 वर्ष वो गृहिणी महिला रही, जी। जिनके ना कोई सोच थी, ना कोई विजन था, जी। और ना उन्होंने कोई कार्य के प्रति रुचि ली। जी। केवल घर में बैठ के उन्होंने अपना 5 साल का समय गुजार दिया। जी। दोबारा 5 साल रबड़ स्टाम्प महापौर बैठे राजकिशोर प्रसाद जी, जी। जिन्होंने केवल भ्रष्टाचार में ही अपना समय गुजार दिया। बिल्कुल। अधिकारियों के बीच में उनका अंकुश नहीं है। जी। अगर आपका दामन खुद खराब है, आप खुद कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, जी। तो आपके नीचे के अधिकारी आपके नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। ना तो उनका कोई स्पष्ट विजन रहा। आप कुछ भी 3 चीज बता दीजिए उमेश भाई, 3 चीज छोड़िए, एक चीज बता दीजिए कि पिछले 5 वर्ष में जी। और महापौर ने कुछ कोरबा के लिए सौगात दी हो, कुछ आइडल काम करके दिखाया हो। बिल्कुल। आज 5 वर्ष में यहाँ पे रोडों की स्थिति पूरी खराब हो चुकी है। यहाँ पे खुली हवा लेने में हम लोगों को परेशानी हो रही है। हमारा अधिकार है कि हम भी साफ हवा ले सकें, बिल्कुल। लेकिन राखड़ नुमा हवा लेने के लिए, कोयले के बारीक कणों के लिए आज दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ पे विजन नहीं है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब क्षेत्र में ये कोरबा नगर निगम पिछड़ा हुआ है। इसके दोषी केवल 10 साल से जो कांग्रेस के महापौर बैठे हुए हैं वो हैं। तो अब जनता समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी नीति बना चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे 67 वार्ड में और लगातार बूथ स्तर तक कार्यकर्ता उनके तैयार हो चुके हैं, तैयार हैं, और वहाँ के विकास कार्यों को, विज़न को लेके, और हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेके घर घर तक जा रहे हैं। तो निश्चित ही कोरबा की जनता इस बार नगर निगम में और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठाएगी, ये तय है। क्या लगता है भी आप लोगों ने सड़कों का जो मामला कहा उसमें आप लोगों ने रोड़ी उठाया और वहां दिया, फिर एफआईआर हुआ, वो पैसे चोरी हो गए, तमाम चीजें हुई। अब सरकार बदल गई है, डबल इंजन की सरकार है, तो वैसे मामले में अब कुछ होगा? बिल्कुल होगा। अब जब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे नगरीय निकाय मंत्री और प्रभारी मंत्री आदरणीय अरुण साहू जी का ये स्पष्ट निर्देश है जी हर नगर निगम को छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कि किसी को भी कमीशन खोरी में लिप्त नहीं होना है। सभी कमिश्नर और अधिकारी अपने अपने जोन में जाएं और सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक पूरे क्षेत्र का भ्रमण करें। आप जब क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ की समस्याओं से विदित होगे। आप केवल एसी केबिन में बैठे रहोगे तो क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। और ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण काम कर रहा है कि नहीं, ये जिम्मेदारी तय करना अधिकारियों का काम है। अगर कोई ठेकेदार
और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसको ब्लैक लिस्ट करने का स्पष्ट निर्देश है। और रोड की स्थिति आपसे छुपी हुई है नहीं, बिल्कुल 2 दिन में बनी और वो रोड पूरी उखड़ गई। हम लोगों ने और बहाना लगातार बनाया गया कि बारिश की वजह से हुआ हाँ, है। आज बाकी भी क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र के अलावा भी बाकी आप क्षेत्र देख लीजिए, चाहे एनटीपीसी एक कॉरपोरेट है, एनटीपीसी के कॉलोनी के अंदर रोड बन रही है, तो आप देखिए कि क्या वो रोड उखड़ रही है 2 दिन में कि 2 साल में कि 5 साल में। लेकिन कोरबा नगर निगम के अंतर्गत आने वाली और कोरबा के निगम में बैठे हुए महापौर अपने चहेते ठेकेदार को जो काम दे रहे हैं, जो कमीशन के कारण काम दे रहे हैं, इसका दंश हमें इसी कारण भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, अब की बार देखना होगा कि क्या होगा, अब की बार सत्ता परिवर्तन होता है या फिर क्या होता है। बिल्कुल होगा सत्ता परिवर्तन, अच्छा व्यक्ति बैठे और जो कोरबा के लिए और विकास की गाथा लिख सके, कोरबा के लिए उसके पास एक विजन रहे कि क्या हम अपने कोरबा को जब तक अपनत्व नहीं आएगा, अपनत्व नहीं आएगा, एक दर्द होना चाहिए कि हमारी सड़कें ऐसी बने कि बिल्कुल आज जब रायपुर में अटल पथ बन सकता है तो हमारे कोरबा में अटल पथ क्यों नहीं बन सकता। यातायात ट्रैफिक की स्थिति इतनी जाम की बने रहती है सोनालिया के पास, हम जाम से लोगों को मुक्ति दिलाएं, हम लोगों को और अच्छी हवा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, सौंदर्यीकरण, आज स्मार्ट सिटी में हमारा कोरबा नंबर 1 आए। लेकिन ये सब हमारे सपने हैं, उस सपने को और भारतीय जनता पार्टी का महापौर पूरा करेगा। क्या लगता है अभी आपने जैसे कहा कि 800-900 करोड़ रुपए का बजट होता है, यदि वाकई में उसका खर्च किया जाए, जैसे अभी 1 महीने बाद लगभग वो होना स्वच्छता सर्वेक्षण होना है, अभी जो तैयारी की जा रही है, यदि 900 करोड़ रुपए का सही उपयोगिता की जाए तो ये सब नहीं होगा और 5 स्टार संभवतः मिल जाएगा। बिल्कुल, अगर 900 करोड़ रुपए जब अन्य नगर निगम 5 स्टार श्रेणी में आ सकते हैं जिनका बजट हमसे कम है, जी बिल्कुल, हमसे कम बजट वाले नगर निगम जब 5 स्टार श्रेणी में आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं। हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए। यहाँ तो 3 स्टार मिला, उसी में खुद की पीठ थपथपाने लगे थे। कारण वही है, हमें 5 स्टार श्रेणी में आना है, वो भी नंबर 1 आना है और छत्तीसगढ़ के अंदर हमारा कोरबा नगर निगम नंबर 1 रहे। ये सपना और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठते ही ये पूरा होगा, ये निश्चित है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, एसआई भर्ती में एसटी को छूट, मिलरों को बकाया मिलेगा, ऑटो एक्सपो में रोड टैक्स लगेगा 50%। क्या लगता है, ये खबर है। दूसरा, सीएम साहब आज कोरबा आ रहे हैं, क्या लगता है कितनी की सौगात मिलेगी कोरबा के लोगों को? पहली बार है उनका कोरबा विधानसभा में आने का। बिल्कुल, हमारे लिए कोरबा अंचल वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का आज आगमन कोरबा में होने जा रहा है। और मैं तो बल्कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा कि उस कार्यक्रम में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को सुने और एक बड़ी सौगात हमारे कोरबा क्षेत्र को, कोरबा जिले को वो दे के जा रहे हैं। कोरबा जिले में लगभग 625 करोड़ रुपए की सौगात, आज तक इतनी बड़ी सौगात अन्य मुख्यमंत्री ने कभी भी नहीं दिया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी 625 करोड़ की सौगात, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुल पुलिया का निर्माण कोरबा और जिले में होना है, जिसमें सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क योजना में विभिन्न सड़कें बननी हैं, विभिन्न प्रकार के हाई स्कूल बनने हैं, हमारे अंडर ब्रिज की जो बात चल रही है, बात पे आने वाला था, ये कितना लाभ मिलेगा वो बनने के बाद लोगों को, क्योंकि फाटकों का शहर कहा जाता है कोरबा को। उसका लाभ मिलेगा निश्चित ही। जब अंडर ब्रिज बन जाएगा, लोगों को घूम के नहीं जाना पड़ेगा, लोगों को वहाँ फाटक में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, जाम की स्थिति भी कम होगी। और अंडर ब्रिज जब अन्य शहरों में, रायपुर में भी आप देखे होंगे उमेश भी अंडर ब्रिज बना हुआ है, अन्य शहरों में भी अंडर ब्रिज बना हुआ है, तो कोरबा में अगर वहाँ सोनालिया फाटक के पास अंडर ब्रिज बनता है तो उसका लाभ मिलेगा। आज उस फाटक के कारण पुराना कोरबा और नया कोरबा एक कटा हुआ लगता है, महसूस होता है, लेकिन अंडर ब्रिज बनने के बाद ये एक जुड़ाव बन जाएगा, लोगों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, किसी को स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़ना है तो उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ कल के पेपर में मैं पढ़ रहा था कि जो सोनालिया पुल के पास में जो नहर है, तो नहर के एक साइड में जो डामर युक्त एक अच्छी सड़क का निर्माण हो चुका है, उसी तर्ज में दाई और भी नहर के और काफी चौड़ी जगह है जहां पे डामर युक्त सड़क का निर्माण हो जाएगा और आपस में पुल को 2-3 जगह से कनेक्ट कर देंगे तो निश्चित ही आने वाले दिनों में और जाम की समस्या कम हो जाएगी। बिल्कुल। स्वास्थ्य केंद्रों में हुई थी 450 करोड़ की गैर जरूरी रिएजेंटमेंट की सप्लाई, 50 करोड़ के रिएजेंट पर हर महीने एक्सपायर, अब तक 150 करोड़ बेकार, फरवरी तक 350 करोड़ रुपए कचड़ा।
क्या लगता है भैया, विधानसभा चुनाव के बाद नया नया कुछ ना कुछ खुल रहा है, एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें 450 करोड़ रुपए का मामला है। अब बताया जा रहा है कि सब दवाइयाँ फेंकी जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब ये एक बड़ा मामला है। ये बहुत बड़ा मामला है जी। उमेश भाई जी स्वास्थ्य विभाग जी पिछली सरकार में भूपेश बघेल जी की सरकार में जी। और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा पर्टिकुलर एक सप्लायर को लाभ पहुंचाने के लिए जी। और उन्होंने लगभग 500 करोड़ से अधिक की जी यानी लगभग 800,000 करोड़ रुपए बताते हैं जी। उससे अधिक का केवल एक ही रिजेंट खरीदा। इसकी उपयोगिता क्या होती है वो भी बता देंगे सब दर्शकों को। इसकी उपयोगिता जैसे अलग टेस्ट में पैथोलैब में इसकी उपयोगिता होती है, अलग अलग मशीनें लगे रहती हैं, उसमें जैसे शुगर टेस्ट करना है तो उसमें रिजेंट का उपयोग होगा, या मलेरिया टेस्ट करना है उसमें रिजेंट का उपयोग होगा, या जो CBC वगैरह बोलते हैं अपन कि आज खून की जांच से संबंधित जो भी और बीमारी है उसके लिए उस रिजेंट का उपयोग होना है। लेकिन दिक्कत ये है कि आज रिजेंट की खरीदी आज कंजम्पशन पूरे 5 साल में छत्तीसगढ़ के अंदर होना है 50 करोड़ का, लेकिन आपने 1000 करोड़ का रिजेंट खरीद लिया। वो रिजेंट के अभी जो बताते हैं कि उसकी कीमत बाजार में 25 रुपए है और आपने 2500 रुपए में उसको खरीदा, यानी कितना बड़ा भ्रष्टाचार है आप सोचिए। बिल्कुल। ये तो सोच रहे थे कि सरकार इनकी कांग्रेस की रिपीट हो जाएगी और उन्होंने खरीद के और उसको भंडार गृह में भर दिया। आज कोई भी मेडिसिन रहती है उमेश भाई तो उसकी एक लाइफ पीरियड रहती है, साल 2 साल 3 साल। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने जब सरकार चेंज हुई तो आनंद फानंद में जितने भी और स्टोर में इनके CGMSC में खरीदे हुए रिजेंट थे उसको जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उप स्वास्थ्य केंद्र हैं छत्तीसगढ़ के अंदर 800-900 सब जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बांट दिए। अब उन स्वास्थ्य केंद्रों में उप स्वास्थ्य केंद्रों में वो मशीन ही नहीं है जिसमें वो रिजेंट का उपयोग हो पाएगा, तो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। अब वो रखे हर महीने आप पेपर के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि 50 करोड़ से अधिक का रिजेंट हर महीने एक्सपायरी हो रहा है और उसे फेंका जा रहा है। 150 करोड़ का फेंक भी दिए, 150 करोड़ का फेंक दिए, 350 करोड़ का ये कचड़े में परिवर्तन हो गया और आने वाले दिनों में जो बचा हुआ 400-500 करोड़ का वो और चले जाएगा। मैं सरकार से इसमें मांग करता हूं उमेश भाई कि इतना बड़ा घोटाला, आज लोगों के खून पसीने की कमाई, जहां ऐसी चीजों में यदि घोटाला हो रहा है, जहां पे हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री जी और आयुष्मान भारत के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर हैं, चिंता कर रहे हैं, और हम स्वास्थ्य जैसी चीज़ों में अगर घोटाला कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसकी जांच होनी चाहिए, गंभीर जांच होनी चाहिए और उस समय के अधिकारी, उस समय के सप्लायर और उस समय के मंत्रियों से ये पैसे की रिकवरी होनी चाहिए। ये जनता के पैसे हैं और लगभग 1000 करोड़ रुपए से आप दूसरे क्षेत्रों में स्वास्थ्य की अच्छी योजना बनाएं, पैसा उनसे रिकवरी करें और ये 1000 करोड़ रुपए सही जगह पे लगाएं, ये सरकार को मांग होना चाहिए। क्या लगता है ये कोरबा में भी जब कोरोना काल था तो बताया जाता है काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ उस समय, जो भी कलेक्टर या जो भी रहे होंगे, बताया जाता है काढ़ा पिलाया गया 20 करोड़ रुपए का, कभी कुछ किया गया, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर काफ़ी DMF की राशि से बंदर बाट किया गया। अब उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? लगभग 2-2.5 साल यही सब कुछ हुआ है। कोविड के समय में भी जब पूरा देश जूझ रहा था उस महामारी से निपटने के लिए, उस समय में भी कई लोगों ने और उसको और अवसर बना लिया भ्रष्टाचार करने का, आपदा को अवसर बना लिया कि कैसे उससे पैसा कमाएं। तो उस समय भी यहाँ DMF फंड से और बहुत से बंदरबाट हुए हैं, यहाँ के स्थानीय मंत्रियों के कहने पे, मुख्यमंत्रियों के कहने पे और यहाँ के जितने भी अधिकारी थे उस समय, और उन्होंने कोविड के नाम पे कहीं पे और इंजेक्शन सप्लाई, मास्क के नाम पे, सैनिटाइजर के नाम पे, ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे और इतना बंदरबाट किया। जबकि मैं बताऊं उमेश भाई उस दौरान चाहे और संघ की संस्थाएं हो, RSS की संस्थाएं हो, चाहे हम लोग भाजपा पार्षद दल हो, हम लोगों ने निःशुल्क और लोगों के लिए सेवा कार्य किया। आज हमारी जो मातृ संगठन है, भोजन पहुंचाना, तमाम आज RSS ने लोगों को बना बनाया पैकेट, रोज के 10,000 पैकेट घरों तक वहां पहुंचे। उसके पश्चात सूखा अनाज उनके साथ 10-10 दिनों का उन 10,000 घरों में RSS हमारी संस्थाओं ने पहुंचाया और हम लोगों ने, भाजपा पार्षद दल ने व्यक्तिगत मेरे द्वारा लगभग 110 ऑक्सीजन सिलेंडर
और 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के द्वारा जिनको आवश्यकता थी लोगों को हम देते थे। 7 दिन 10 दिन में जब उनको लाभ मिल जाता था तो वापस वो प्राप्त करके फिर से रिफिल करा के हम लोगों को देते थे। हजारों लोगों को हम लोगों ने उस समय कोविड के समय में राहत पहुंचाई। तो एक साइड तो है कि लोग कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कैसे और आपदा में मौका ढूंढ रहे हैं, यानी ऐसी कमाई को तो भगवान भी माफ नहीं करता होगा। पता नहीं लोग कैसे ऐसा भ्रष्टाचार कर लेते हैं। क्या लगता है डीएमएफ के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हुई, एफआईआर हुआ, कई लोग अंदर गए हैं, अब लगता है कि उस समय भी जो मामले हुए होंगे उसकी भी जांच होगी, ऐसे लोग भी जो कोरोना के समय में जो आपदा को अवसर बनाए उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, कार्रवाई तो चली रही है, हो रही है। यहाँ कोरबा कलेक्ट्रेट जहाँ पे सभी शासकीय विभाग रहते हैं, जहाँ से और लोगों की जांच होती है, वही जांच के दायरे में आ गया और उसी कलेक्ट्रेट को घेर के और 3 दिन तक छावनी बना के रखा गया। उस समय निगम के एक आयुक्त भी फरार हो गए, पूरे दस्तावेज की छानबीन की गई। उस समय जो तत्कालिक यहाँ पे अधिकारी थे, कलेक्टर थे, आज वो या तो जेल में है या बेल में है, इस प्रकार की स्थिति है। या पूजा कर रहे होंगे कि हम बचे रहें, कब तक बचे रहें, लेकिन कब तक बचे रहेंगे? वो तो अब तार सब जुड़ चुका है और जितना भी डीएमएफ में भ्रष्टाचार हुआ है अब कोई नहीं बचेगा। चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे हमारे विष्णुदेव साई जी की सरकार हो, इनका एक ही संकल्प है कि ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना भ्रष्टाचार होने देंगे, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसे छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। क्या लगता है कि लेकिन जो कोयले में जो वसूली की जाती थी 25-27 रुपए की, आखिर में वो रुपए कहाँ जाते थे? ये विषय आज भी रुका हुआ है। बाकी लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, पर वो रुपए किसके पास जाता था, उनके ऊपर कब तक होगी कार्रवाई? वो पैसे यहाँ तो वो ईडी के द्वारा जितनी भी जांच की जा रही है, ईडी के द्वारा जो यहाँ पे कलेक्शन सेंटर थे जिनके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, ईडी के द्वारा उनसे छानबीन भी की जा रही है। चाहे उसमें अधिकारी थे, चाहे हाउस के प्राइवेट व्यक्ति थे, 25 से 30 रुपए टन लिया जाता था और हाउस के नाम पे लिया जाता था। तो ये इसकी छानबीन चल रही है और जल्दी पर्दाफाश होगा और वो जेल में जाएंगे। मूल बात स्पष्ट है कि ये पैसा कहाँ जाता था? हाउस में जाता था। हाउस में जाता था यानी भूपेश बघेल को जाता था, कांग्रेस की सरकार को जाता था। और ये पूरे पैसे, चाहे कोयले का पैसा हो 25-30 रुपए टन, चाहे आपका राखड़ का 25-30 रुपए टन हो, चाहे रेत का पैसा हो, चाहे कोयले चोरी का, यहाँ से SCCL से 100 गाड़ियाँ निकल जाती थी बिना पर्ची के निकल जाती थी। डीजल चोरी का पैसा, कबाड़ चोरी का पैसा, यानी ये तो ऐसा बन गया था कि पूरा कोरबा यहाँ से कैसे हम कोरबा महतारी को, कोरबा माता को कैसे नोच लें, इस प्रकार के कांग्रेसियों ने किया और आधार बनाया अधिकारियों को। जो अधिकारी रक्षक बनते उस समय वो भक्षक बन चुके थे और वो पैसा चूस के उनको टारगेट दिया जाता था कि आपको महीने का 100 करोड़ रुपए यहाँ से लाके देना है, इतना दोगे तो आपको कोरबा मिलेगा। इतनी यानी विकट स्थिति बताइए, आश्चर्य होता है। यानी आज तक हमारी आयु 46-47 साल हो गई, हमने तो कभी इस प्रकार का देखा नहीं। कई सरकार आई गई, कई सरकार गई, 15 साल इसके पहले भी रही है सरकार, फिर आई है, लेकिन ये तमाम इस प्रकार का कभी नहीं देखा गया कि हाउस के नाम पे कोई भी काम का आवंटन होना है तो हाउस के नाम पे फोन करवाइए तब मिलेगा, हाउस से फोन करवाइए तब मिलेगा। बिल्कुल। नक्सलियों ने भाजपा नेता को अगवा कर उतारा मौत के घाट, सप्ताह भर में 2 महिला समेत 5 की मौत। क्या लगता है कि लगातार जिस तरह से लगभग 1 वर्षों में 200-250 नक्सलियों को मार गिराया है सेना के जवानों ने, क्या लगता है कि अब बैकफुट पे आ रहे हैं? बीच बीच में ऐसी घटनाएं होती हैं। जो गृह मंत्री ने कहा है कि नक्सल मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़, कब तक माना जाए कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि बस्तर को और नक्सल मुक्त करना है। इसके लिए हमारे और अभी बीच में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा है कि हम छत्तीसगढ़ के लिए जो भी करना पड़े करेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा जी को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो आप चाहें वो करिए, लेकिन हम बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पहले छत्तीसगढ़ में 3 सेंटर हुआ करते थे नक्सलवाद के। एक जसपुर साइड का सेंटर हुआ करता था, एक सरगुजा सेंटर हुआ करता था, एक बस्तर सेंटर हुआ करता था। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही 15 साल, उन्होंने जसपुर क्षेत्र को और सरगुजा क्षेत्र को और नक्सलवाद से बिल्कुल मुक्त कर दिया। आज रात को आप आराम से आवागमन कर सकते हैं। अब टारगेट वर्तमान सरकार पहले अगर कोई बनारस जाता था तो रात को जाने से डरता था। वो वाड्रफनगर वगैरह आसपास कहीं उनको स्टे करना पड़ता था, अंबिकापुर उनको रुकना पड़ता था। लूटपाट सब तमाम चीजें होती अब ये चीजें जो बंद हो चुकी हैं, पिछले 5 साल की सरकार को टारगेट रखना था कि बस्तर
क्षेत्र को वो नक्सलवाद से मुक्त करते, लेकिन उन्होंने वहाँ पे नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, राजनीतिक फायदा लेने के लिए बढ़ावा दिया। और अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन 5 सालों में बस्तर को भी नक्सलवाद से मुक्त करके विकास के मुख्य मार्ग से जोड़ेगी, इतनी तेज गति से। और बस्तर में अभी रोड बनने का काम चालू हो गया है, वहाँ पे हॉस्पिटल स्कूल बनने का काम चालू हो गया है, जितने भी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, छोटे छोटे गाँवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। और वहाँ पे पुलिस की, चाहे सेंट्रल पुलिस, स्टेट पुलिस की पूरी फौज बैठा दी गई है, छावनी बना दी गई है। अब किसी भी प्रकार से और वहाँ पे नक्सलाइट गतिविधि नहीं होगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। सीएम साहब आज रखेंगे आधारशिला, 130 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 4 बड़े नालों का गंदा पानी हसदेव नदी में नहीं जाएगा, बनेगा एसटीपी, अपने शहर में होगा वाटर प्लस। कितनी बड़ी सौगात है भैया कोरबा शहर के लिए या कोरबा जिले के लिए? बहुत बढ़िया भैया, ये एक अच्छी सौगात है कोरबा नगर निगम क्षेत्र के लिए, कोरबा जिले के लिए। आज विभिन्न नगर निगमों में और एसटीपी की सुविधा पहले चालू हो गई है। और आज हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, इसमें ये एसटीपी आवश्यक है। उनके मापदंड में एक ये पैमाना है कि आपके यहाँ एसटीपी होना चाहिए। जो भी गंदा पानी शहर का, निगम क्षेत्र का आता है, वो खुले में और नदियों में बहा दिया जाता है। हमारी सोच है और एनजीटी का भी ये गाइडलाइन है और केंद्र सरकार की भी ये सोच है, इसके लिए फंड दिया जाता है स्वच्छ भारत मिशन से कि गंदा पानी को आप ट्रीटमेंट करिए और ट्रीटमेंट करके उस पानी से भी आप आय बनाइए। यानी इसमें भी ऐसा है कि ये लगभग प्रगति नगर के आसपास 6 एकड़ की भूमि पे ये एसटीपी प्लांट बनना है, जिसमें पूरा गंदा पानी आएगा। उसका दो फायदा होगा, एक तो हमारी हसदेव नदी वो गंदी होने से बचे रहेगी, और दूसरा जब वो ट्रीटमेंट होके पानी निकलेगा, उस पानी को और एनटीपीसी पावर प्लांट को हम सेल भी करेंगे, तो उससे नगर निगम को एक आय भी होगी, राजस्व मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है और इसको बस ये है कि इसमें भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि अभी जो वर्तमान महापौर बैठे हुए हैं, अगर उनके और ये देखरेख में हुआ, कमीशन खोरी की भेंट ना चढ़ जाए, नहीं तो ये योजना इतनी अच्छी है कि इसका लाभ मिलेगा। क्या लगता है भी एल्युमिनियम पार्क की भी बात कही गई थी, अभी जब सरकार बदली तो इसकी सौगात कब तक मिल जाएगी कोरबा को? जल्दी मिलने की उम्मीद है जमीन के लिए। और हमारे उद्योग मंत्री आदरणीय लखन देवांगन जी प्रयास भी कर रहे हैं उसके लिए, और शुरुआती कुछ कार्य करने के लिए अभी फंड भी आए थे, जिसमें एल्युमिनियम पार्क के लिए जमीन देखने की बात की गई थी और बाकी चीज़ों के लिए उसमें योजना बनाने की सब चीज़ें थी। क्योंकि ये बाल्को पे थोड़ा सा डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं बाल्को संयंत्र को, बाल्को प्रबंधन को भी इसमें रुचि लेनी पड़ेगी कि एल्युमिनियम पार्क जल्द से जल्द बने। और इसके लिए सरकार से भी आग्रह है कि जल्दी जमीन उपलब्ध कराएं, ताकि अधिक से अधिक उद्योग वहाँ पे स्थापित हों, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कोरबा का विकास होगा। बाल्को से याद आया भी है कि विधानसभा लोकसभा के समय राखड़ का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। अभी बाल्को की क्या स्थिति है? बताया जाता है कि जीपीएस लगा दिया गया है, अब पहले की तरह बदमाशी नहीं हो रही है। बिल्कुल, पहले क्या हुआ करता था कि राखड़ को डालना है 30 किलोमीटर दूर का टेंडर लेते थे कांग्रेस के समय में, और उससे वहीं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कहीं जहाँ खाली जगह दिखती थी, आप देख लीजिए, चाहे परसा भाटा से लेकर रिजदा चौक तक, चाहे भवानी मंदिर क्षेत्र को देख लीजिए, उर्गा क्षेत्र को देख लीजिए। कई बार जाम किया उस बात को लेकर, कई बार हम लोगों ने विरोध किया है कि कहीं भी और आप राखड़ को नहीं डाल सकते, जहाँ पे आपको और एनजीटी के नियम के अनुसार और पूरे दस्तावेज है, पूरे परमिशन है, वहीं पे आपको राखड़ का डंप करना है। लो लाइन एरिया के नाम पे इन्होंने कहीं भी राखड़ को डाल दिया है, पूरा राखड़ नुमा शहर बना दिया, और वो राखड़ आज भी उड़ के आ रहे हैं। तो हम लोग इसका दंश आज भी झेल रहे हैं। और राखड़ की गाड़ियों के कारण, परिवहन के कारण उस समय तो प्रशासनिक अधिकारी इनसे काम करवाते थे, और वो गार्ड बन के और ट्रांसपोर्टरों के खड़े रहते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, दुनिया भर की जाम की स्थिति बने रहती थी। वो नाम भर का एक ऑफिस बन के रह गया, केवल कमीशन खोरी चलती थी कि भाई आप इतने रुपए टन पैसा दोगे तो आपको ये ऑर्डर मिल गया, आपको राखड़ यहाँ फेंकना है। जो कंपनी करती थी बिना एनओसी के वो करती थी, एनओसी उनको बाद में दिया जाता था। बिल्कुल इसी प्रकार का चल रहा था। लेकिन अब स्थिति बहुत हद तक सुधर गई है। अभी जीपीएस भी लग चुका है, अभी कहीं भी ये राखड़ को नहीं डाल सकते हैं। पहले की अपेक्षा साल भर पहले जो 100% समस्या थी, आज वो समस्या घट के 50% हो गई है। हमें जरूरत है कि उस समस्या को हमको 0% में लाना है। आज जो प्रदूषण फैल रहा है, राखड़ जो डैम से निकल के
और ट्रकों में परिवहन हो के, चाहे वो एनएच में जा रहे हों, चाहे माइंस में जा रहे हो, चाहे लो लाइन एरिया में जा रहे हों, उसको अच्छे से ढका नहीं जा रहा है। उसे 3 स्तरीय उसका ढकाव हो और ओवर बर्डन ना हो, और बल्कि संभव हो तो एनजीटी के रूल के मुताबिक कैप्सूलों में इसका परिवहन होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के समय मुद्दा उठा था, लखनलाल देवांगन जी ने कहा था कि ये कैप्सूल के माध्यम से होगा, अब इसके ऊपर अमल करना चाहिए, आपको नहीं लगता? करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे कोरबा में प्रदूषण की समस्या है। इसके लिए हम कोरबा को कैसे निजात दिलाएं, इसकी सोच हम सबकी रहनी चाहिए। बिल्कुल। देश में 33 जिले कोयला इंडिया से मिले डीएमएफ से हो रहे मालामाल, कोयला खदानों की आय से भर रहा जिले का खजाना, मिली 694 करोड़ से अधिक की राशि। क्या लगता है डीएमएफ की राशि का इसके पहले काफ़ी दुरुपयोग हुआ है? अब बताया जाता है कि वार्डों में भी उस राशि को दिया जा रहा है ताकि वहाँ के लोग भी, उनके भी काम हो सके। अब किस तरह का उपयोग हो रहा है डीएमएफ की राशि का? डीएमएफ की राशि का अब सदुपयोग होने लग गया है, पहले दुरुपयोग होता था। आप देख रहे हैं कि आप इसमें आप देखेंगे तो पूरे देश में हमारा कोरबा जिला सबसे अधिक डीएमएफ की राशि प्राप्त करता है। 694 करोड़ यानी 700 करोड़ रुपए सालाना हमको डीएमएफ की राशि मिलती है। उससे हम अपने कोरबा जिले को कितना सुंदर बना सकते हैं, आप कल्पना करिए। पहले क्या होता था, 700 करोड़ रुपए का ये बंदरबाट हो जाता था। इतना आपका मेरा काम क्या होगा देखा जाएगा। सांसद के कहने पे 100 करोड़ रुपए का फलाने को काम दे दो, अमुक राजस्व मंत्री के कहने पे 200 करोड़ का काम दे दो, अमुक मुख्यमंत्री के कहने पे 200 करोड़ का काम दे दो। और ये 700 करोड़ को 5 जो शासन में बैठे हुए प्रभावशाली व्यक्ति थे कांग्रेस के समय में, वो आपस में बांट लेते थे, अपने लोगों को काम दे देते थे। धरातल में 10% का काम होता था, 90% को अधिकारी, मंत्री और शासन में बैठे लोग बांट लेते थे। उसका उपयोग कुछ भी नहीं था। आपके सामने उदाहरण है, कई तो बड़े बड़े यहाँ पे हाथीनुमा बिल्डिंग बनी हुई है, कोई उपयोगिता नहीं और खंडहर बन चुका है। उसमें केवल एक ही ये था इनका उद्देश्य कि कैसे हमको ठेकेदार को मिल सके, शासन को पैसा मिल सके। लेकिन अब हमारे आदरणीय लखन देवांगन जी और इस बारे में उनकी सोच विजन अच्छी है, और उन्होंने पहले चरण में पूरे 67 वार्ड में 5-5 लाख 10-10 लाख का छोटा छोटा काम डीएमएफ से दिया कि वहाँ के पार्षद के अनुशंसा पे, वहाँ के क्षेत्रवासियों की मांग पे, जिस गली में नाली की आवश्यकता है वहाँ नाली बने, जहाँ सीसी रोड की आवश्यकता है सीसी रोड बने। उसके पश्चात 2 महीने बाद फिर से 10-10 लाख रुपए हर वार्डों को दे दिया गया। तो छोटा छोटा काम हर वार्ड में हो, जरूरत का काम हर वार्ड में हो, तो इसमें कमीशन की कहीं बातें नहीं, गुंजाइश ही नहीं, और काम धरातल पे होते दिखेगा। तो ऐसी उच्च सोच और अच्छी सोच हमारे आदरणीय लखन देवांगन जी ने रखा है, और निश्चित ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रभारी मंत्री जी के द्वारा डीएमएफ से और सकारात्मक कार्य अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। भाजपा संगठन चुनाव की हलचल हुई तेज, 30 दिसंबर तक हो जाएगी पूरी, मतलब 30 दिसंबर तक नया जिलाध्यक्ष बन के बैठ जाएंगे। क्या लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले ये होगा तो कितना लाभ होगा नया जिलाध्यक्ष जब बन जाएंगे तब, और कौन कौन है इस दौड़ में? निश्चित ही इसमें संगठन चुनाव हमारा चालू हो चुका है। 2 सितंबर को याद है उमेश भैया, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और सदस्यता दिलाई, और उस दिन उन्होंने टारगेट रखा कि 10 करोड़ से अधिक हमको पूरे देश में हमारे प्राथमिक सदस्य बनाना है। छत्तीसगढ़ को 60 लाख से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाना है, कोरबा जिले को 2 लाख से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाना है। 100% आज पूरे देश ने और अपना 10 करोड़ का टारगेट पूरा किया। छत्तीसगढ़ ने टारगेट पूरा किया, कोरबा ने टारगेट पूरा किया। प्राथमिक सदस्यता के बाद सक्रिय सदस्यता बन गई, और अब संगठन का चुनाव, क्योंकि ये सिस्टम केवल भारतीय जनता पार्टी में है, जो लोकतांत्रिक पद्धति से और सबके सर्वसम्मति से चुनाव के द्वारा और मंडल अध्यक्ष चाहे बूथ अध्यक्ष का गठन करती है। अभी बूथ अध्यक्षों के गठन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब 15 तारीख तक पार्टी ने एक डेडलाइन दी है कि 15-16 तारीख तक हमको मंडल अध्यक्षों का गठन कर देना है। इसके लिए हर मंडल में और मंडल चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जिला में जिला चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। वो जा रहे हैं उन मंडलों में, और मंडलों में जाके सभी वरिष्ठ लोगों से, सभी वहाँ के दावेदारों से राय शुमारी करके, और उसमें एक अच्छी बात ये है
कि इन्होंने तय कर दिया है कि 45 वर्ष से 35 से 45 और फिर 45 से जी। 60 जिला अध्यक्ष और जी। 35 से 45 का मंडल मंडल अध्यक्ष। अध्यक्ष, जी। तो एक मंडल अध्यक्ष अगर 45 का है, 35 से 45 के बीच एक युवा है, युवा है, तो जी। वो संगठन को और क्षेत्र के लिए और मजबूती मजबूती प्रदान से करेगा, काम बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल। तो ये संगठन की अभी चल रही है। जी। इसके पश्चात 15-16 तारीख के बाद जिला अध्यक्ष के लिए चालू हो जाएगा। जी। तो जिला अध्यक्ष के लिए कई दावेदार हैं और दावेदार राजनीतिक पार्टी है, बिल्कुल, स्वाभाविक बिल्कुल। है कि दावेदार रहेंगे। 2 4 5 लेकिन नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा? बिल्कुल, और लेकिन पार्टी जिसको योग्य समझेगी। तो अब की बार मंडल अध्यक्ष ही चुनेंगे ना, जिला अध्यक्ष को, ऐसा कुछ है? मंडल अध्यक्ष भी अपनी राय रखेंगे जी। कि मंडल अध्यक्षों की भी भूमिका रहेगी जी। कि वो भी अपनी राय रख सकते हैं। जी। लेकिन पार्टी हमारा एक परिवार है, जी, संगठन बिल्कुल। हमारा परिवार है। संगठन में यहाँ पे परिवार के लोग आपस में बैठ के और कौन उचित होगा ये तय करते हैं और एक दूसरे के नाम की सहमति भी देते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ चुनाव की नौबत नहीं आती और न ही कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहते बिल्कुल। हैं। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, जिला नेतृत्व के द्वारा आपस में बैठ के तय किया जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति योग्य हैं, जी। उसमें से सर्वसम्मति से और फिर बिल्कुल। तय किया जाता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।